चलो बच्चों देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक लास्ट टाइटल मुझे बताना था, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बता तो दिया था बट उस पर कुछ इलस्ट्रेशंस की बात हमारी चल रही थी, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई स्ट्रक्चर हमें दी है और हमसे पूछा है कि भैया टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे। सबसे पहले मैं शॉर्टकट की बात करता हूं। हमारा शॉर्टकट कहता है कि जो भी स्ट्रक्चर आपको दी है, आप उस स्ट्रक्चर को बीच में एक लाइन ड्रॉ करके चेक करिए वेदर द गिवन स्ट्रक्चर इज डिविजिबल इनटू टू स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाफ्स और नॉट। तो कितने कार्बन है भाई? दो, दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ कार्बन। नौ कार्बन है तो 9 का हाफ 4.5 होता है। तो चार कार्बन के बाद अगर मैं एक लाइन डालता हूँ, एक दो तीन चार, चार के बाद में अगर एक लाइन डालता हूँ, ऐसा डालता हूँ, क्या लगता है तुम्हें ये लाइन इसको दो सेम स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रही है क्या? बताओ जरा। नहीं कर रही, क्योंकि इस तरफ की स्ट्रक्चर अलग दिख रही है, इस तरफ की स्ट्रक्चर अलग दिख रही है, तो इट इज नॉट डिविजिबल। तो ये हमें डिविजिबल नजर नहीं आती है, तो हमें ये डिविजिबल नजर नहीं आती है। तो मैं यहां लिखता हूं नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल। ठीक, तो फिर क्या? एन, एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स अक्रॉस विच जीआई इज पॉजिटिव, जीआई शो हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम कौन कौन से दिख रहे हैं? तो मुझे एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड पर जीआई होता हुआ नजर आ रहा है। तो एन की वैल्यू 3, नॉट डिविजिबल वाला केस है। तो टोटल जीआई विल बी, टोटल जीआई विल बी टू दी पावर एन, तो टू दी पावर 3, 8 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शॉर्टकट से आंसर तो आ गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट होता है बजाय ऐसे आंसर आने के, क्यों ना थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए। तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड है तो इजेड सोचते हैं, तो आइए हम लोग सोचते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल सोचने के लिए, थोड़ा डेप्थ में सोचने के लिए पहले आईयूपीएससी की नंबरिंग कर लेते हैं। आईयूपीएससी हम सबको आता है, तो इसमें आईयूपीएससी की नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? तो डबल बॉन्ड को मिनिमम देने की कोशिश रहेगी, तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, 1 2 पर डबल बॉन्ड, तो लेफ्ट टू राइट में नंबरिंग करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, चलिए अब डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 का है, कार्बन नंबर 4 का है, कार्बन नंबर 6 का है। ठीक है, और इन पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, आइए हम बनाते हैं जरा मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो मुझे लगता है ये भाई हर जगह ई एंड जेड हो सकता है। तो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ई ई ई, जेड जेड जेड, ई ई जेड, या जेड जेड ई, और क्या हो सकता है? जेड ई ई, या ई जेड जेड, या फिर ई जेड ई, या फिर जेड ई जेड। तो मुझे लगता है ये 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कोई डाउट? कितने आराम से हम लोगों ने बना लिए। राइट बेटा? नहीं देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा था आइसोमेरिज्म में जेई एडवांस में ऑप्टिकल फेवरेट रहता है। तो जब तक आप ऑप्टिकल नहीं पढ़ लेते हो तब तक आइसोमेरिज्म की पूरी समझ आपको नहीं आएगी। ठीक है, बट हाँ, ऑप्टिकल 12th में हम लोग पढ़ेंगे, और ऑप्टिकल में लास्ट में जब हम लोग दोबारा से ये सीखेंगे कि वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो वहां पर 11th के ये बेसिक्स भी काम आएंगे। तो मेरे हिसाब से आइसोमेरिज्म को आप पूरी तरीके से उसकी समझ जो स्टीरियो वाली है वो ऑप्टिकल के ऊपर छोड़ दीजिए, अभी जितना समझा रहा हूं उतना सा। ठीक है ना? इसके बाद जरा आप इसमें देखते हैं बेटा, इसमें शॉर्टकट लगाते हैं। बताओ जरा, इज इट डिविजिबल और नॉट? ये वाला एग्जाम्पल के बारे में क्या बोलते हो? हाँ, दैट इज डिविजिबल। दो दो चार, दो छह, दो आठ, तो चार कार्बन के बाद एक दो तीन चार, चार के बाद अगर एक लाइन डालता हूं, बिल्कुल देखो इस तरफ की स्ट्रक्चर इस तरफ की स्ट्रक्चर सेम दिख रही है, सी एच डबल बॉन्ड, बिल्कुल। तो यस, दिस दिस इज डिविजिबल, तो यस डिविजिबल।
डिविजिबल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 है तो ऑड है। तो टोटल नंबर ऑफ जी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ जी आई टू दी पावर, फॉर्मूला हमारा कहता है n-1, तो 3-1 प्लस टू दी पावर n-1/2, तो टू दी पावर 2 प्लस टू दी पावर 2/2, तो 4 प्लस 2, इट कम्स आउट 6। तो 6 आ रहा है एज पर फॉर्मूला। थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली सोचेंगे तो सुनो, 8 यहां बन रहे थे, यहां 6 बनेंगे, मतलब कोई दो लोग आइडेंटिकल होंगे। आप बता सकते हो इनमें से अगर उस पर अप्लाई करूं मैं, तो कौन कौन से नंबर आइडेंटिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे? कौन कौन से नंबर आइडेंटिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे? टोटल 6 डिफरेंट बनने हैं, तो इन 8 से ही 6 बनाऊंगा मैं। तो कौन कौन से? 7 और 8, 7 और 8 एक, और 3 एंड 5 एक। आंसर आया कि सर 7 और 8 जो हैं ये आइडेंटिकल होगा। देखते हैं, देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करना चाहूंगा। देखो, इसमें नंबरिंग कहां से करूं? तो भैया नंबरिंग तो इसमें कहीं से भी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है, इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, उधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान देना। ई ई ई ई ई ई, उधर से भी ई ई ई, जेड 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 जेड, क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, इसके बाद में ई ई जेड, ई ई जेड, इसी को अगर मैं उधर से नंबरिंग कर दूं तो दैट इज एज गुड एज जेड ई ई। तो ई ई जेड और जेड ई ई सेम ही होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। नंबरिंग यूं करते हैं तो ई जेड, और यूं करते हैं तो वही जेड ई ई हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए। और क्या क्या हो सकता है? ई जेड ई, उसको उधर से पढ़ें तो ई जेड ई, नहीं तो ये तो सेम ही है, मतलब ई जेड ई अलग तो बन नहीं रहा है। और जेड ई जेड, उधर से भी जेड ई जेड, तो ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है? देखिए ई ई ई आ गया, जेड 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 आ गया, ई ई जेड आ गया, जेड जेड ई आ गया। उसके बाद में जेड ई ई और ई जेड ई ई आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद में ई जेड जेड ई जेड जेड ई जेड जेड, दैट इज एज गुड एज जेड जेड ई, ठीक है। और इसके बाद में आई थिंक हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कौन कौन से रिपीटेशन हमें दिख रहे हैं? थर्ड वाला किसके साथ रिपीट हुआ? जेड ई ई, मतलब 3 एंड 5 रिपीटेड हमें नजर आया, यहां पर 3 एंड 5 रिपीटेड नजर आया। और एक कौन सा रिपीटेड नजर आया? ई जेड जेड और जेड जेड ई, मतलब 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 रिपीटेड था, बाकी सब सेम था, ठीक है। बात समझ में आई? अब एक बच्चा कह रहा है सर वो ई और जेड कैसे लिखते हैं? बेटा ई जैसे लिखना है तो एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीप लाइन, फिर एक और स्लीप लाइन, फिर एक और स्लीप लाइन, ऐसे ई लिखते हैं। जेड कैसे लिखते हैं? एक स्लीप लाइन और ऐसा, ऐसे जेड लिखते हैं बेटा। तो मतलब ये पूछ रहे थे कि ई जेड कैसे लिखते हैं, ई जेड कैसे लिखते हैं, वो तो बता दिया मैंने। वो प्रायोरिटी पर बेस्ड होता है कि प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो जेड अपोजिट साइड है। तो ई तुम पूछ क्या रहे हो? मतलब एबीसीडी लिखना पूछ रहे हो कि ई जेड करना पूछ रहे हो? एबीसीडी तो बच्चों ने पढ़ा है, स्लीप लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और इजेड मैंने पढ़ा चुका हूं, जीआई, सिस ट्रांस, सिन एंटी और इजेड, ठीक है। चलो, तो बात समझ में आई। तो आप थ्योरेटिकल भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी कर सकते हो, राइट? हाँ जी। तो अब ये थोड़ा है तुम कहोगे कि सर सिस ट्रांस दोबारा बताओ कैसे, तो यार फिर पिछले लेक्चर में क्या किया था अपन ने? इतना सारा किया था, इजेड करना, वो सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट?
कॉपीड, हाँ। अब इसके बाद में बच्चों एक और चीज तुम्हें बताता हूं, अब बात चली है तो थोड़ा सा स्पेशल केस, जैसे दिमाग लगाना चाहिए हमेशा, वो ज्यादा ठीक रहता है। दिमाग ना लगे तो शॉर्टकट लगा दो, क्या करें। अब जैसे ये वाला केस आया, लॉजिकली तो मैं आराम से सोच लूंगा, अब शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट कैसे लगाते हैं शॉर्टकट, तो मुझे लगता है अगर मैं इस लाइन के थ्रू इसको डाल दूं ऐसे, तो मुझे डिविजिबल दिखता है, इधर और इधर सेम कॉन्स्टिट्यूशन नजर आते हैं। फिर इसमें जीए सिस्टम कौन कौन से लूं, तो एक क्लियर कट है, ये क्लियर कट है, इसका पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसका पता नहीं है क्योंकि ये तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जीआई मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है, यहाँ कंफर्म है, यहाँ कंफर्म है, तो मैं अगर इसको बोलूं कि यस डिविजिबल और एन की वैल्यू 2 मतलब इवन, तो टोटल जीआई 2^2 - 1 प्लस 2^2 - 1, तो 2^1 प्लस 2^1 - 1 कितना आया, 2 + 1 3 आ रहा है, ऐसा आ रहा है शॉर्टकट से। बट नहीं, इसीलिए मैं शॉर्टकट मैं पर्सनली उतना पसंद नहीं करता। एक्चुअली कितने बनेंगे, एक्चुअली दिमाग लगाऊं, तो देखो दिमाग लगाता हूं। दिमाग लगाने में भैया यहाँ पर कंफर्म जीआई है, यहाँ पर कंफर्म जीआई है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है, जीआई कंफर्म है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ सिस्टम को, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ, अभी यहाँ पर पता नहीं है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। अब समझना कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, यहां पर ई, यहां पर ई, जब यहां पर ई, यहां पर ई होगा तब यहां पर कुछ भी नहीं होगा, कोई जीआई नहीं होगा, आप चाहो तो बना के देखो, यहां पर ई, यहां पर भी ई, यहां पर ई है और यहां पर भी ई है, तब यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टर्मिनल की ये दोनों वैलेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम और स्टीरियो भी सेम, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मिथाइल आप इधर करो कि इधर करो, मिथाइल ई की तरफ, इधर भी मिथाइल ई की तरफ, तो ये तो एक ही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे क्या हो सकता है बेटा, यहाँ जेड उस वक्त भी यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ जेड उस वक्त भी यहाँ कुछ नहीं होगा, तो कैसे बनेगा जेड, ये ऐसा, ये जेड है, ये जेड है, तब यहां पर कुछ नहीं, मिथाइल जेड की तरफ, इधर करोगे तो मिथाइल जेड की तरफ। लेकिन जब यहां ई और यहां जेड होगा, तब भैया जीआई होगा इसके अक्रॉस, कैसे होगा, ई जेड के साथ एक बार ई हो सकता है और ई जेड के साथ एक बार जेड हो सकता है, ई जेड के साथ एक बार ई जेड के साथ एक बार जेड हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होगा इसको समझना, अब ये थोड़ी हाई लेवल की बात है। ई जेड, तो ये जेड है और ये ई है, उस वक्त ऐसा, ये ई है, ये जेड है, ऐसा, तो देखो अलग अलग होगा ना, मिथाइल जेड की तरफ, मिथाइल ई की तरफ, ये दो अलग अलग बने। अच्छा यहां पर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर यार इजेड अलग अलग हैं, तो फिर ये बताइए यहां पर आप क्या लिखोगे, ये अगर जीआई है तो यहाँ भी तो इजेड होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर स्पेशल सीआईपी लगेंगे, मतलब सीआईपी भी अभी पूरा नहीं हुआ था, सीआईपी जितना पढ़ाया उसके अलावा स्पेशल सीआईपी भी होता है, स्पेशल सीआईपी इन केसेस में लगेगा, जैसे इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर हमें इजेड करना है, कैसे करें, तो इस टर्मिनल की इन दोनों वैलेंसी में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इन दोनों में क्या करें, जितने रूल्स पढ़े उनमें से एक भी रूल नहीं लगना है यहाँ पर, बिल्कुल वो सारे रूल के हिसाब से तो सब कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन अंतर तो है ना, एक ई है एक जेड है, तो स्पेशल सीआईपी लगता है यहाँ पर। स्पेशल सीआईपी रूल होता है जब ऐसे केसेस होते हैं जहां पर पुराने रूल सारे फेल हो गए, केवल स्टीरियो का अंतर है, तो स्पेशल सीआईपी कहता है जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा, सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा, और एक आर की प्रायोरिटी एस से ज्यादा। आर एस अभी नहीं पढ़ाया, ये 12th की चीज है, तो ये यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। तो जेड और ई में जेड की प्रायोरिटी आपको ज्यादा लेनी है। तो अब देखिए इस डबल बॉन्ड पर प्रायोरिटी ग्रुप, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इन दोनों में जेड की प्रायोरिटी ज्यादा, प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या हो गया, ये जेड हो गया। तो ये जेड वाला केस है, मतलब ये वाला केस ये है, ठीक है। ऐसे ही ई जेड में जेड की प्रायोरिटी ज्यादा, एच और मिथाइल में मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा, प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, तो दैट विल बी ई, ये वाला केस ये है,
तो 4 बने, अब क्या शॉर्टकट? अब एक्चुअली तो 4 बनेंगे, अब 4 को प्रूव करने के लिए आप शॉर्टकट को कुछ और मॉडिफाई करो, मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दोनों एंगल से सिखा रहा था, शॉर्टकट अपनी जगह है, दिमाग लगाना अपनी जगह है, ज्यादा बेटर है आप दिमाग लगाइए, ठीक है। शॉर्टकट का क्या भरोसा, लगे ना लगे। शॉर्टकट वहां लगाइए जहां पर डिविजिबल वाला केस ना हो, ठीक है। डिविजिबल वाला केस नहीं है, तो यहां पर अब मुझे शॉर्टकट ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। शॉर्टकट कहता है 3 जबकि एक्चुअली 4 हैं, थियोरेटिकल देखें तो, और एक्चुअली तो 4 ही हैं। तो ये शॉर्टकट वॉटकट कुछ नहीं होते, ये शॉर्टकट केवल उन बच्चों के लिए जो दिमाग लगाना पसंद नहीं करते, ठीक है। और शॉर्टकट अगर परफेक्टली एप्लीकेबल है तो नॉट डिविजिबल वाले केस में परफेक्टली एप्लीकेबल है, डिविजिबल वाले केस में तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये थोड़े से हाई लेवल की चीजें कॉपी करिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लगाना है, पक्का गलत होगा, मैंने ये कहा कि शॉर्टकट से गलत होता है। शॉर्टकट हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है। कई बार जैसे अब यहाँ शॉर्टकट मैंने ट्राई किया, नहीं लगा शॉर्टकट, शॉर्टकट 3 कहता है, एक्चुअली 4 आंसर है। इसीलिए आपको दोनों एंगल्स आने चाहिए, ठीक है। जहां तक संभव हो आप लगाएं दिमाग, शॉर्टकट अपनी जगह है बट दिमाग लगाएं। दिमाग कैसे? जहां पर भैया जीआई पॉसिबल है, जीआई सोचिए, इसीलिए सोचना ज्यादा जरूरी है। तभी तो आईटी की पढ़ाई सोचने की पढ़ाई है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, शॉर्टकट के पीछे भागने वाले बच्चे उतने फिर सक्सेसफुल होते नहीं है, राइट। चलो ये बना लो, ये लिख लो। और ये आने लगते हैं बेटा, चिंता नहीं करो, ये तो प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीजें अपने आप दिमाग इस लेवल पे काम करने लगता है, इसलिए बहुत चिंता नहीं, प्रैक्टिस से आ जाता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अवॉइड इट, नहीं समझ में आया इट्स ओके, टफ ही था, क्या करें। तो जिनको नहीं समझ में आया वो लोग जब डीसीएस होगा, डीसीएस में आइए और उस वक्त मुझसे पूछना, तब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब आप मॉड्यूल से पूरा आइसोमरिज्म ट्राई कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को ये वाला केस नहीं समझ में आया, दे ऑल आर वेलकम इन माय डीसीएस, लाइव डीसीएस। तो अपन लाइव बात करेंगे तब पक्का समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आपके बैच में डीसीएस कब होता है? फ्राइडे को होता है ना, तो फ्राइडे को। अब आगे बढ़ते हैं, या दूसरा एक काम और कर सकते हैं, फ्राइडे तक वेट नहीं कर सकते तो अभी लेक्चर के बाद मुझे कॉल लगा लेना, तो मैं और समझा दूंगा डिटेल में, क्योंकि मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम गड़बड़ क्या कर रहे हो, उस गड़बड़ को ठीक करूंगा तब समझ में आएगा। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म 1, 11th वाला, ठीक है। इसमें एक चीज तुम्हें और बता देता हूं, बाई चांस कभी कोई ऐसा मजाक कर ले जीआई का, क्योंकि मजाक तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ये देखिए, और भी थोड़ा लंबा ही मजाक कर लेता हूं मैं। अब जैसे कुछ ये डरावना सा कुछ दे दिया कि भाई बताइए इसमें कितने जीआई बनेंगे। भैया ऐसे केसेस में तो शॉर्टकट ही लगाओ, और शॉर्टकट नॉट डिविजिबल वाले केस में तो आराम से लग ही जाएगा, उसमें कोई चिंता ही नहीं है। तो ये नॉट डिविजिबल वाला केस है। अब इसमें आपको सिस्टम टोटल देखने हैं जिनके अक्रॉस जीआई होगा। वैसे कितने सिस्टम है देखो, एक सिस्टम ये रहा, एक सिस्टम ये रहा, इसके अक्रॉस रिंग जीआई होगा, रिंग है, 2 सबट्यूशन है, अलग अलग लोकेशन है, sp3 है, तो जीआई होगा। इसके अक्रॉस जीआई होगा, इस रिंग के अक्रॉस जीआई होगा। मान लो और भी मजाक कर लिया, ले तो यहां पर एक सिस्टम तो हो गया रिंग, रिंग पर 2 सबट्यूशन, sp3, अलग अलग लोकेशन, साथ में डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, एंड रिंग इज कितने मेंबर? 2,
2 4 2 6 और 2 8, ओहो, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग और रिंग साइज इज 8 ऑनवर्ड, तो उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी जीआई होगा, तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी जीआई होगा और रिंग के अक्रॉस भी जीआई होगा। अच्छा, इसके बाद में ये देखिए एलीन, एलीन इवन नंबर और इवन नहीं, सॉरी, ऑड नंबर। एलीन में भी हमने पढ़ा था इवन नंबर में जीआई नहीं हो, तो ऑड में जीआई हो सकता है अगर टर्मिनल की दोनों वैलेंसी अलग अलग, एच और सी अलग अलग, सी और एच अलग अलग। तो एलीन ऑड नंबर और इस टर्मिनल की दोनों वैलेंसी अलग, इस टर्मिनल की भी दोनों वैलेंसी अलग। तो भैया एक सिस्टम ये रहा, एलीन जीआई, डबल बॉन्ड जीआई, रिंग जीआई, डबल बॉन्ड जीआई, रिंग जीआई, डबल बॉन्ड जीआई। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 6 हो गई, नॉट डिविजिबल, तो 2 दी पावर 6 विल बी टोटल जीआई। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर कोई बोले कि भैया वो 64 जो है आप बना के बताओ, तो आप उससे कहना भैया तुम ही बना लो, हमने तुमको नंबर बताए थे, तुम बैठे बैठे फालतू रहते ही हो, बनाते रहो। ठीक है, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। अब सुनो, तो ये आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईआईटी लेवल का 11th क्लास में जितना पढ़ाते हैं हम लोग उतना खत्म हुआ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा 12th क्लास में आप दोबारा पढ़ोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी डिटेल के साथ आप लोग 12th में पढ़ोगे। तो जब आप लोग 12th में आ जाओगे, 12th में ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लगभग 25 से 28 लेक्चर हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, 25 से 28 लेक्चर। और यहां पर मैं पूरा हाइड्रोकार्बन 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो 25 से 28 लेक्चर हाइड्रोकार्बन हम लोग 12th में पढ़ाते हैं। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे की तभी समझ में आती है जब ऑप्टिकल आपको पढ़ाया जाए। ऑप्टिकल अकेला करीब 10 से 12 लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो उसका ऑब्जेक्टिव केवल स्कूल एग्जाम्स को क्रैक करना है। जो हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया जा रहा है उससे 11th के मॉड्यूल का हाइड्रोकार्बन कतई सॉल्व नहीं होना, बिल्कुल भी हाथ भी मत लगा लेना एक भी क्वेश्चन के। तो 11th के मॉड्यूल में हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है, उसके क्वेश्चंस जो भी डिस्कस होंगे वो 12th क्लास में डिस्कस होंगे, पढ़ाया भी 12th क्लास में ही जाएगा। तो 11th का जो हाइड्रोकार्बन अब 4 से 5 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, इसका ऑब्जेक्टिव केवल आपके स्कूल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करना है, दैट्स इट। साथ में अलॉन्ग विद केवीपीवाई, इतना सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए, तो अब हाइड्रोकार्बन दूसरा। आप सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की में ज्यादा कुछ याद नहीं करना होता है, लेकिन 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ याद करना होता है। रिएक्शंस तो याद करनी पड़ेगी, कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन रिएक्शंस याद हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? जब 12th में आप आओगे तो हम एक एक रिएक्शन को बहुत एलोबरेट करके पढ़ाते हैं। उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, उस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, उस पर ढेरों इलस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं, तो फिर वो याद होने लगती है, याद हो जाती है। ये हो सकता है कि अब जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रहा हूं, कई बच्चों को तो लगे कि ये कौन सा हो गया, ये ऑर्गेनिक ही है कि कुछ और है, मतलब कुछ अजीब ही लगेगा, हो सकता है समझ में नहीं आए, या तो यार जैसा है वैसा है। इसका ऑब्जेक्टिव केवल 11th क्लास को क्रैक करना है, तो बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स के साथ में बात करूंगा, बहुत डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब भी नहीं है, केवल उतना सा जिससे केवीपीवाई के एग्जाम हो जाए और स्कूल एग्जाम हो जाए। तो बहुत लिमिटेड इलस्ट्रेशन के साथ में बात करूंगा, कोई इधर उधर के आड़े तिरछे एग्जाम्पल्स में नहीं लूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब एक अलग फ्लेयर है। अब आपको उतना मतलब आप इसको जीओसी आइसोमेरिज्म से कंपेयर मत करना, वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है, अलग अलग टाइप के चैप्टर्स होते हैं। तो हर चैप्टर में उतना मजा आए जरूरी नहीं, हो सकता है समझ में ही ना आए, कोशिश करना समझ में आ जाए, कम से कम स्कूल एग्जाम तो क्रैक हो जाए, इतना तो हो। तो यहाँ पर भैया कोर रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग मेनली 4 चीजें पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन, मतलब बेंजीन। ये 4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, यही आपका हाइड्रोकार्बन है 11th क्लास का। एल्केन में मेनली जो हम पढ़ेंगे उसमें फ्री रेडिकल नाम की चीज इन्वॉल्व होती है। तो मैं एल्केन स्टार्ट करने के पहले हल्का सा फ्री रेडिकल आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। फ्री रेडिकल क्या होता है वो तो आपको पता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसकी स्टेबिलिटी, वो सब तो ऑलरेडी हम जीओसी में चर्चा कर चुके हैं। बट फ्री रेडिकल्स अगर किसी रिएक्शन में बनते हैं तो उन फ्री रेडिकल का भविष्य क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्ट करते कैसे हैं,
उस पर हम लोग पहले थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम एल्किन की तरफ मूव करेंगे। तो क्या हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करें? आर यू रेडी? चलिए। सो फ्री रेडिकल बच्चों, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कार्बन फ्री रेडिकल की। आप सबको अच्छे से पता है कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है भैया। कार्बन फ्री रेडिकल एक ऐसा कार्बन होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। अब मान लो किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल कई तरीकों से बनते हैं, कई तरीकों से बनते हैं। वो तो जैसे जैसे रिएक्शन आती जाएगी वैसे वैसे आप देखते जाओगे, बट किसी रिएक्शन में मान लो फ्री रेडिकल बना, आपको अच्छे से पता है फ्री रेडिकल तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये सब बातें मैं ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा चुका हूँ। इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ग्राफ में मिनिमा होता है। तो कार्बोकैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन फ्री रेडिकल इटसेल्फ इज इंटरमीडिएट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो रिएक्शन के बीच में बनेगा। तो मान लीजिए कहीं पर कार्बन फ्री रेडिकल बना, तो हम बात करने वाले हैं कि अगर कार्बन फ्री रेडिकल बना कहीं पर किसी रिएक्शन में, तो वो करेगा क्या, वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो वो थॉट मैं दे रहा हूं। ये जो थॉट मैं दे रहा हूं ये सभी फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। आप मान के चलिए हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th की अगर हम लोग मिला लें तो करीब 15 से 20 रिएक्शन ऐसी है जहां फ्री रेडिकल बनेगा। तो उन सभी फ्री रेडिकल रिएक्शंस में ये जो थॉट मैं बता रहा हूं, हल्का सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये उन सब 20 रिएक्शन में काम आने वाला है। तो उन 20 रिएक्शन का बेसिक ये जो बात हम कर रहे हैं। तो किसी रिएक्शन मान लो फ्री रेडिकल बना, करना क्या, उसका भविष्य क्या है। तो फ्री रेडिकल अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बड़ा परेशान होता है, बड़ा परेशान होता है। कार्बन फ्री रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बड़ा परेशान है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और वो हमेशा अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना चाहता है, पेयर अप करना चाहता है। तो जैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल बना, कोई फ्री रेडिकल बना, वो इधर उधर देखेगा, यूं देखेगा और देखेगा कहीं कोई अनपेयर्ड वाला है क्या, किसी और है ऐसा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां दिखा क्लब, जहां दिखा क्लब। तो ना शक्ल देखेगा ना सीरत देखेगा, बस देखेगा कोई दूसरा अनपेयर्ड वाला है क्या। अगर कोई दूसरा अनपेयर्ड वाला है तुरंत दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल हो या कोई भी फ्री रेडिकल हो, वो रिएक्ट करता क्यों है, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से परेशान है और वो जल्दी से जल्दी उसको पेयर अप करना चाहता है। दूसरा जो अनपेयर्ड वाला उसको दिखेगा तुरंत बॉन्ड बना लेगा, तुरंत, ना सीरत दिखेगा ना सूरत दिखेगा, तुरंत क्लब हो जाएंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल की दो प्रॉपर्टीज आप लोग देखते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल क्या करने वाला है, तो फ्री रेडिकल जनरली किस में इन्वॉल्व होता है, डाइमराइजेशन में, डाइमराइजेशन। ये फ्री रेडिकल, एक और फ्री रेडिकल, तुरंत दोनों मिल जाएंगे, तुरंत। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखा रहा हूं तो हाफ एरो लगा रहा हूं, हाफ कर्व्ड एरो। तो इन दोनों अनपेयर्ड अनपेयर्ड के बीच में बॉन्ड बना दिए। ये डाइमर, दो क्लब होके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, तो दिस इज नोन एज अ डाइमर और दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइमराइजेशन। दूसरा एक और होता है डिसप्रपोर्शन। ये भी समझाऊंगा मैं। तो कोई भी रेडिकल अगर बना, स्पेशली कार्बन रेडिकल अगर बना किसी रिएक्शन में, तो उसका भविष्य क्या होता है, वो या तो डाइमराइज होगा या फिर वो डिस्प्रोपोर्शन में एंगेज हो जाएगा। तो डाइमराइजेशन, डिस्प्रोपोर्शन, ये बेसिकली होते हैं। ये कैसे होते हैं आइए एग्जांपल से समझते हैं। इतना कॉपी करो, पहले इसको लिखो, फिर एक एक करके इसकी डिटेल बताता हूं। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में मिथाइल रेडिकल बना, सपोज कुछ ऐसा हुआ कि मिथाइल रेडिकल बन गया। अगर रेडिकल बन गया तो भैया प्रोडक्ट क्या बनाएगा, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं। अब ये डिस्कस नहीं करें कि ये बना कैसे, ये तो किसी तरीके से बन गया होगा, बट अगर कहीं बना तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, हम डिस्कस वो कर रहे हैं। क्या देगा, तो भैया CH3 डॉट है। अब CH3 डॉट कुछ और दिख तो रहा नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक और ऐसा CH3 डॉट होगा। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एक CH3 डॉट है तो ऐसा कैसा एक और होगा, और उन दोनों को उठा के हम मिला देंगे। तो दोनों को उठा के मिला दो। तो यहां पर मैंने लिखा ट्वाइस
क्या CH3 डॉट दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे तो डंडी बन जाएगी। तो CH3 क्या बना भैया, इथेन बन गया। तो ये क्या किया मैंने, ये डाइमराइजेशन किया, दिस इज डाइमराइजेशन। ठीक है, जैसे मुझे तुम डाइमराइजेशन करके बताओ, बताना जरा क्या बनेगा बेटा। CH3 CH2 डॉट डाइमर क्या लिखूं, इसका प्रोडक्ट क्या लिखूं, ब्यूटेन। इज इट ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये बताइए। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन बिल्कुल। ये देखो एक हालत देखो आप, एक बोल रहा आइसोब्यूटेन, ये तो हालत है देश की। यार मैंने सिंपल सी चीज बोली कि डायमेंशन में करना क्या है, ऐसे कैसे दो ले लेना, ऐसे कैसे एक और लिया और दोनों को मिला दिया, लो बीच में बॉन्ड बना दिया, तो क्या बना CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये तो भाई एन ब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन कहां से बन गया, जबरदस्ती। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बच्चे तो बच्चे हैं, जैसे मुझे याद है मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों इसको डाइमराइज करना, डाइमराइजेशन, तो कई कलाकार पता है क्या आंसर देते हैं, ऐसा, ये ये आंसर देते हैं। एक और लेते हैं, सीधा चिपका देते हैं, वो ये तक नहीं देखते कि कंजर्वेशन ऑफ कार्बन करके भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। यार 6 कार्बन इसमें है, जब डाइमराइज करोगे तो जो प्रोडक्ट है उसमें 12 कार्बन होने चाहिए ना, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 ये रहे और 5 ये रहे, 11 ही कार्बन है। तो ये भैया एक कार्बन क्या भगवान जी ने ले लिया क्या, तो ऑर्गेनिक में कंजर्वेशन ऑफ कार्बन करके भी चीज है कि नहीं। तो 6 का डाइमर तो 12 वाला होगा ना, तो ऐसे नहीं करें, ऐसा अनर्थ ना करें। करना कैसे है भैया, ऐसे कैसे दो लिए, ये दो लिए और दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो दोनों जो टिपकी वाले कार्बन उनके बीच में डंडी आनी चाहिए, डंडी, डंडी बनाना, ये डंडी, सीधा मत चिपका देना। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए कि बच्चे कैसे कैसे सोचते हैं। लास्ट स्लाइड ये रही, ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है तुम्हें डायमराइजेशन करना तो अब आ गया, एक डायमराइजेशन और कर दो यारों, अब की बार सब लोग सही करना, उससे ज्यादा इलिस्ट्रेशन में अभी करवाने के मूड में हूं नहीं। इसको डायमराइज कर दो, क्या बनेगा, उसका यूपीएससी बताओ, डायमराइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीएससी क्या होगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ यार ठीक है, हाँ यार तुम लोग सही कर रहे हो, अब सही कर रहे हो, बिल्कुल सही बात। 2,3 डाइमिथाइल, बिल्कुल अब सही आ गया तुम्हें। करना क्या है बच्चों, ऐसे दो लिए, ऐसे कैसे दो लिए और जोड़ दिया, दैट्स इट, सिंपल, डंडी बना दो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही आंसर दिया, मिथाइल ब्यूटेन। तो मेरी समझ से अब आपको डाइमराइजेशन करना तो आ गया होगा, 11th में इतना ही काम आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं डिसप्रपोर्शन अगर करना है तो वो कैसे करते हैं, डिसप्रपोर्शन। तो अब हम लोग डिसप्रपोर्शन करना सीखते हैं। देखो डिसप्रपोर्शन टर्म जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग सुनते हो, जहां तक मेरी समझ कहती है डिसप्रोपोर्शन तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में जब सुना होगा, आई थिंक रेडॉक्स में सुना होगा, तो वहां तुमने पढ़ा होगा सेम एटम गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऐसा तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, वही चीज यहां भी हम लोग करेंगे। हम फ्री रेडिकल को का जब डिसप्रोपोर्शन करेंगे तो हम उसमें ऑक्सीडेशन भी करेंगे और उसमें रिडक्शन भी करेंगे। तो सेम गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड कैसे करते हैं, जैसे मैं तुम्हें इथाइल फ्री रेडिकल का एग्जांपल लेके डिसप्रोपोर्शन सिखाता हूं। इथाइल फ्री रेडिकल का डिसप्रोपोर्शन में करने जा रहा हूं, CH3 CH2 डॉट, जिसका भी तुम्हें डिस्प्रोपोर्शन करना है भैया उसके दो फ्री रेडिकल लो, जरा लेते हैं।
अच्छा, अब डिस्प्रोपोर्शन में क्या करना है तुम्हें? डिस्प्रोपोर्शन को मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं पतंगबाजी करना। अभी अभी जनवरी का महीना चल ही रहा है, मकर संक्रांति अभी गई है, पतंगबाजी आपने की होगी। इसीलिए बेटा कहते हैं गुल्ली डंडा खेलो, पतंगबाजी करो, सो दैट ऑर्गेनिक आए, ऑर्गेनिक जिंदगी से कनेक्टेड है। अब जिन बच्चों को पतंग ही उड़ाना नहीं आता वो डिस्प्रोपोर्शन कैसे सीखेंगे यार, क्या करें? तो डिस्प्रोपोर्शन के लिए पहले पतंगबाजी करना आना चाहिए। तो पतंगबाजी में मेन चीज क्या होती है? तो मुझे लगता है पतंगबाजी में दो चीजें होती है। तो होता है खींचना, याद है, खींचते हैं, और एक होता है ढील देना। सही बोल रहा हूँ ना? दो चीजें होती है, खींचना और ढील देना। हम्म, बस तो अपन यही करेंगे। जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शन करना हो, खींचो और ढील दो। देखो खींचना क्या है समझो। तो क्या करना, अगर तुम्हें डिस्प्रोपोर्शन करना है तो जहां पर फ्री रेडिकल वाली साइट है, जो फ्री रेडिकल वाली साइट है उसका पास वाला कार्बन, जिसको मैं कह रहा हूं अल्फा कार्बन, फ्री रेडिकल वाली साइट का पास वाला कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कह रहा हूं, उस अल्फा कार्बन से H को खींचो। खींचो कैसे खींचेंगे? यहां के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का एक H का, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, फ्री रेडिकल तो होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ले लिया, तो ये खींचा। अच्छा, यहां पर क्या होगा, H इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, और यहां पर कार्बन पे डॉट, ये कार्बन और ये वाला कार्बन का डॉट मिलके क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप कर क्या रहे हो, आप लोग जहां रेडिकल वाली साइड है उसके पास वाले कार्बन से H को खींच रहे हो, तो खींचा और खींच के इधर ढील दे दी, इधर ढील दे दी। कुल मिलाकर पता है क्या कर रहे हो तुम लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen, and addition of hydrogen. Addition of hydrogen is reduction, removal of hydrogen is oxidation. So this get oxidized into alkene and this get reduced into alkane, CH3 CH3। तो CH2 था, ये डॉट और H जो यहां से डॉट लेके आ रहा है वो दोनों मिलके CH बॉन्ड बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये होता है डिस्प्रोपोर्शन। तो मेरी लैंग्वेज में क्या, पतंगबाजी कंक्लूड करूंगा। पतंगबाजी मतलब क्या, रेडिकल वाली साइड जहां है उसके पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन से आप H को विड्रॉ करिए होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू, तो रिमूव H एंड ऐड H एट नेक्स्ट साइड। ठीक है, समझ में आई बात? हम्म, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? जिन बच्चों को डिस्प्रोपोर्शन नहीं समझ में आया उनको आज क्या करना पड़ेगा? पतंग उड़ानी पड़ेगी। लेकिन पतंग छत से नहीं उड़ाना, गलत बात। पतंग मैदान में उड़ाई जाती है, ऐसे मैदान में जहां पर ट्रैफिक ना हो। ठीक है। कभी इंदौर आओगे तो पतंगबाजी करना मैं सिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शन तुम लोग करके बताना मुझे। जैसे एक काम करो ना, इसका डिस्प्रोपोर्शन करके बताओ। इसका एक काम करो यार, दोनों करो, इसका डायमेराइजेशन भी करके बताओ और इसका डिस्प्रोपोर्शन भी करके बताओ। तो इस रेडिकल के दोनों काम करके बताओ मुझे। हम्म, फिर प्रीवियस स्लाइड मतलब एक एक तो पता है, एक बच्चे ने प्रीवियस स्लाइड वाला जो है ना उसको कॉपी करके रखा हुआ, जब मर्जी जब पेस्ट कर देता है प्रीवियस स्लाइड। ठीक है। हम्म, डन। हाँ, चलो कितने लोगों का सही रहा बताओ। जिन लोगों ने ये किया उन सबके आंसर गलत हैं, उन सबके आंसर गलत है। ससुरो, कंजर्वेशन ऑफ कार्बन भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है यार? 3 कार्बन डबल 6 कार्बन होंगे ना ससुरा, ये तो 5 ही है। सर मेरा सही मतलब, हालत देखो तुम्हारी कि तुम केवल जबरदस्ती बेवकूफ बनाते हो सर को भी। यस लिखना है, बस यस लिखना और कुछ नहीं करना। तुम आंसर तक नहीं देखते। क्यों? और तुम समझते हो कि सर इंप्रेस हो जाएंगे, हैं? तो गलत है वो।
6 कार्बन, तो 3 इधर और 3 इधर, अब सही है एन हेक्सेन। तो बेटा तुम बच्चे हो, मैं सर हूं, तुम पढ़ते हो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये एन हेक्सेन, तो ऐसे गलती ना करें। डिस्प्रपोर्शन करना है। डिस्प्रपोर्शन कैसे करते हैं देखो, डिस्प्रोपोर्शन में क्या सिखाया था मैंने, फ्री रेडिकल वाली जो साइट है उसके पास वाले कार्बन से रिमूवल ऑफ एच और दूसरी तरफ एडिशन ऑफ एच, ये सिखाया था। तो इसके पास वाले कार्बन से रिमूवल ऑफ एच करूंगा और दूसरी तरफ एडिशन ऑफ एच करूंगा। तो भैया रिमूवल ऑफ एच, खींचा और छोड़ा, तो खींचा और छोड़ा, तो क्या बना देखें, इधर बना प्रोपीन और इधर बना, इधर क्या बना बताओ बताओ, इधर क्या लिखूं बताओ तो, क्या नाम लिखूं, प्रोपेन। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, अब सही है यार, अब सही है, एन प्रोपेन। हम्म, चलो अभी इसको ट्राई करना, अगर तुम्हें आ गया इसको ट्राई करो, देखते हैं कौन सही करता है। इसके भी दोनों करो, डायमराइज भी करो और डिस्प्रोपोर्शन भी करो, करना ट्राई बेटा। हाँ मैंने देखा यार स्ट्रक्चर, मैं वही पूछने वाला था कि तुमने स्ट्रक्चर कैसे बना दिया चैट पे, स्ट्रक्चर ही बना लेते हो, क्या बात है। डायमराइजेशन और डिस्प्रोपोर्शन करो ट्राई, हो गया। हाँ, डायमराइजेशन में क्या बच्चों, ऐसे के ऐसे दो ले लो, बिल्कुल आराम से, अच्छे से करोगे तो सब बनेगा ऐसे, और कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ दो यार, क्या करना है, ये ले, सिंपल, ठीक है। ये टिपकी हटाओ, हो गया। अच्छा डिस्प्रोपोर्शन में क्या करना है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शन में दो लेना, अब लेकिन 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 यहां पर डिस्प्रोपोर्शन में समस्या पता है क्या है, दो अल्फा साइड्स हैं, एक अल्फा साइड ये वाली, एक अल्फा साइड ये वाली है, तो दोनों से हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसा होता है तो क्या बनेगा, ऐसा होता है तो बनेगा ब्यूट वन इन और साथ में एन ब्यूटेन। या फिर एक चॉइस और है बच्चों, एक चॉइस और है क्या, कि डिस्प्रोपोर्शन में ये वाला एच नहीं, ये वाला एच पार्टिसिपेट कर जाए, ये भी तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, रिमूवल ऑफ एच, एडिशन ऑफ एच। अगर ऐसा होता है तो ब्यूट टू इन, अभी स्टीरियो लगा दिया तो सिस भी ट्रांस भी, मतलब ये सब चीजें तो लगती हैं। तो भैया ये देखो डिस्प्रोपोर्शन में कितने बन रहे हैं, ब्यूट टू इन भी बन रहा है, ब्यूट वन भी बन रहा है, और एल ये भी बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं तो आंसर क्या क्या आ रहा है डिस्प्रोपोर्शन में, ब्यूट वन इन भी आ रहा है आंसर, ब्यूट टू इन भी आ रहा है, और एन ब्यूटेन भी आ रहा है। दीज आर दी आंसर्स, ठीक है, समझ में आई बात, कितने लोगों का सही रहा, वेरी गुड, सही, करेक्ट, शाबाश। नहीं स्ट्रेट चेन गलत है, स्ट्रेट चेन गलत है, स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी, स्ट्रेट चेन तो तब बनेगी जब टर्मिनल पर रेडिकल होता, गलत बात, स्ट्रेट चेन बनाइए तो सरासर गलत, आंसर ये वाला होगा, इसका नाम क्या है, 1 2 3, तो 3 4 डायमिथाइल, 2 2 4 2, 2 2 4 2 6, 1 2 3 डायमिथाइल हेक्सेन विल बी द करेक्ट आंसर, उसके अलावा कुछ भी आपने बनाया तो गलत बनाया। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे पता लगता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये बढ़िया सवाल पूछा है। देखो कहीं पर अगर फ्री रेडिकल बना है तो वो तो दोनों चीजें करता है, डायमराइज भी करता है, डायमराइजेशन भी होता है और डिस्प्रोपोर्शन भी होता है, लेकिन फिर प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शन से भी बन रहे हैं, डायमराइजेशन से बन रहे हैं, तो फिर क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, परसेंटेज यील्ड ज्यादा किसकी होगी, जिसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमें ये बताना है। तो इसको पता है कैसे बताते हैं, समझना, अगर मैं डायमराइजेशन को देखूं, डायमराइजेशन को देखूं, किधर है डायमराइजेशन, जैसे ये, तो डायमराइजेशन में होता क्या, डायमराइजेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन बस पेयर अप होते हैं, मतलब डायमरेशन प्रोसेस को अगर देखो तो डायमरेशन प्रोसेस में नया बॉन्ड बनने वाला है, कोई भी बॉन्ड टूटेगा नहीं। बोलो देख, बस बात को समझो मैं बोल क्या रहा हूं, डायमराइजेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे बस,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप होंगे तो नया बॉन्ड बनेगा। कोई बॉन्ड टूट तो रहा नहीं, नया ही बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड बनेगा, मतलब डायमराइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर डिस्प्रोपोर्शन की बात करूं तो डिस्प्रोपोर्शन में आप देखिए इनिशिएटिव कैसे लिया जाता है। इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, पहले हम सीएच बॉन्ड को तोड़ते हैं। इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शन में इनिशियली वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ सीएच बॉन्ड, उसके बाद फिर बॉन्ड्स बनते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायमराइजेशन और डिस्प्रोपोर्शन में डायमराइजेशन इज मोर प्रिफर्ड। तो जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वो डायमराइजेशन वाले होते हैं। डिस्प्रोपोर्शन वाले मेजर प्रोडक्ट कब होंगे वो 12th क्लास में आपको बताएंगे, अभी मत परेशान हो। उसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर फ्रेडिकल साइड 3 डिग्री हो तो स्ट्रेक क्राउडिंग की वजह से डायमराइज नहीं हो पाती। अगर बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर है तो वहां पर फिर हम लोग डिस्प्रोपोर्शन को मेजर लेते हैं। तो अभी मत परेशान हो उसके लिए, अभी तो बस ये कि डिस्प्रोपोर्शन डायमराइजेशन में डिस्प्रोपोर्शन वाले मेजर होंगे, दैट्स इट। ठीक है। हाँ, दूसरा है देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये वाला फ्री रेडिकल जो है इसमें इससे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये सब 12th की बातें बेटा। मैंने कहा ना, आप देखो आगे ऑर्गेनिक में कुछ भी अच्छा पढ़ाने के लिए 12th लगेगा, ऑप्टिकल लगेगा। यू विल बी सरप्राइज, एक्चुअली पता है इसका आंसर कितना है। अगर ये फ्री रेडिकल बना, ये एक टाइप का फ्री रेडिकल अगर बना, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे डायमराइजेशन डिस्प्रोपोर्शन मिलाकर वो टोटल कितने बनेंगे। एक्चुअली काउंट करूं तो डिस्प्रोपोर्शन में 1 2 3 4, ये 2 3 क्यों बोला, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ई जेड दोनों बनेंगे, मतलब सिस्टर्स दोनों बनेंगे। तो 4 तो हो गए तुम्हारे डिस्प्रोपोर्शन वाले, और डायमेंशन वाला भी तुम्हें ये 1 दिख रहा है, ये 1 नहीं है, ऑप्टिकल भी लगेगा, ये 3 है। तो 3 ये 4 ये 7 प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली। एक्चुअल आंसर इज 7। नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बिना ऑप्टिकल के आगे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मत परेशान हो, मत परेशान हो, लिटरली बता रहा हूं। अभी तो बिल्कुल सरफेस लेवल पे स्कूल लेवल का ही पढ़ा सकते हैं, अभी डेप्थ पढ़ा ही नहीं सकते। ये अब सर आपने 1 को 3 क्यों बोल दिया, ये सब क्या है, मत परेशान होइए, अभी समझना भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो अभी परेशान नहीं होना है, दैट्स इट। अभी तो बस तुम्हें मैं क्या चाहता हूं, जो तुमसे अभी एक्सपेक्टेड है, तुम्हें डायमराइजेशन करना आ गया ना, कि अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको जोड़ना आ गया ना, कुछ नहीं, जोड़ के एक डंडी बनानी है और कुछ नहीं करना। और डिस्प्रोपोर्शन हल्का सा समझ में आया, करना है तो कैसे करना है, पतंगबाजी कर लोगे, बस हल्का बेसिक बेसिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ, बस हल्का सा बेसिक भी समझ में आ गया तो अपना काम हो जाएगा बेटा। कौन सा मेजर होगा अभी याद कर ले, डिस्प्रोपोर्शन और डायमराइजेशन में डायमराइजेशन मेजर होगा, दैट्स इट। क्यों होगा, क्या होगा, मत परेशान हो। चलो आगे बढ़े। अरे डिस्प्रोपोर्शन में भी मेजर कौन सा होगा नहीं पूछेगा, मत परेशान होइए, मत परेशान होइए, लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि उसमें फिर और बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल जो होगी वो मेजर होगी। हम्म, कोई नहीं पूछे आपसे, ज्यादातर स्कूल एग्जाम में क्या पूछा जाता है, भैया इसके डायमराइज प्रोडक्ट कितने हैं, इसके डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट कितने हैं, स्ट्रक्चरल, उसमें भी स्टीरियो हटा के बात करते हैं। चलिए भैया, लेट्स स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। अब देखो, आगे की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट 12th में भी हम लोग किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, पहले उसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जनरली हमारा तरीका ये रहता है। तो प्रिपरेशन मतलब वो वाली चीज बनेगी, जैसे मैं एल्केन चालू कर रहा हूँ तो एल्केन का प्रिपरेशन मतलब वो मेथड जिनसे एल्केन बनने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भैया फिजिकल स्टेट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट में। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, वो जो चीज है, वो जो चैप्टर जिसका नाम है, वो चीजें रिएक्ट करेगी। तो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन देती है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन, एल्केन में भी प्रिपरेशन। एल्केन्स, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। प्रिपरेशन, सबसे पहले बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इससे एल्कीन बनाएंगे। तो यार ये तो आपको पता ही है, ये जीओसी में ही पढ़ा दिया था मैंने हाइड्रोजिनेशन में, कि अगर कोई एल्कीन है उस पर अगर आप H2 ऐड करते हो
तो करना क्या है, पढ़ा था हमने, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और 2 सिग्मा बना के एच एच कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। करना क्या है, तो आर CH2, एक H यहां और एक H यहां, बन गया एल्केन, सिंपल। अगर एल्काइन है तो उस पर H2Ni, एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 सिग्मा, तो ये एडिशन रिएक्शन है। पहले ये, फिर से कंटिन्यूस हाइड्रोजनेशन, कंटिन्यूस हाइड्रोजनेशन, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू RCH2 CH2R। तो एल्कीन एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बनेगा। एल्कीन एल्काइन के हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर बस पाई बॉन्ड तोड़ के 2 सिग्मा बना के HH, 2 सिग्मा बना के HH, ये करना है, ठीक है। आगे बढ़े, तो हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया। अब देखो इसमें स्कूल एग्जाम्स में अगर थोड़े अच्छा स्कूल है, थोड़ा अच्छा स्कूल है, तो वो घुमा के कैसे पूछ लेते हैं इसी चीज को, स्कूल एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं। H2 1 इक्विवेलेंट Ni, और आपसे ऐसे पूछ लेगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी जीओसी में कर चुके हैं, उल्टा कि यहां पर बताइए भैया कितनी एल्कीन पॉसिबल है जो ये बना देगी, तो ये आपको पता ही कैसे करते हैं। स्केलेटन ये का ये ले लिया, H2 1 इक्विवेलेंट है तो एक डबल बॉन्ड लगाना है, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है। अब अगर मैं कहूंगा सिंपल स्कूल है तो आंसर 2 है, थोड़ा सा स्कूल से कॉलेज के बीच का है तो आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्योमेट्रिकल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांस सिस तो डिपेंड करता है क्या, मतलब आपको स्ट्रक्चरल पूछ रहा है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछ रहा है। इंक्लूडिंग स्टीरियो 3 आंसर है, स्ट्रक्चरल आंसर 2 है। तो आप देख लेना क्वेश्चन में क्या लिखा है। साइक्लो भी हो सकता है, साइक्लो भी हो सकता है, देखो साइक्लो हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों, इससे बनेगा ये, तो साइक्लो कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे सोचते हैं साइक्लो वाले भैया, बताइए साइक्लो कैसे हो सकता है। हम्म, एक भैया आपने बोल रहे हैं सर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मतलब आप सोचो कैसे कैसे सोचते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, हाँ जी हो तो सकता है, लेकिन आप देखो जरा ट्रिपल बॉन्ड को अगर यहां तक पहुंचाना है तो आपको 2 H2 चाहिए, यहाँ पर H2 1 इक्विवेलेंट है, तो अपन कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट लिखा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे सोच सकते हो भाई। हम्म, तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। तो ना साइक्लो हो सकता है ना ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड तब जब 2 इक्विवेलेंट देता, तब 2 डबल बॉन्ड या आइन हो सकता है, राइट। कॉमन सेंस क्या होता है, अरे यार ये बहुत अच्छा सवाल है। कॉमन सेंस एक ऐसा सेंस होता है विच इज नॉट सो कॉमन, तो इट इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन इज नॉन एज अ कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये रेयर टाइप का सेंस होता है। जैसे कॉमन सेंस लगा पाओगे क्या, बताओ जरा कितनी एल्कीन। हम्म, ये बड़ा अच्छा आंसर है। आप प्रॉपर अगर लिख रहे हो कि सर ये स्ट्रक्चरल, केवल आंसर नहीं साथ में स्ट्रक्चरल टर्म बोलोगे तो फिर सही हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहां कहां भाई, H2 1 इक्विवेलेंट है तो एक डबल बॉन्ड लगाना है, तो यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, और यहां लग सकता है, यहां और यहां आइडेंटिकल, यहां और यहां आइडेंटिकल, तो ये तीन तीन स्ट्रक्चरल। स्टीरियो की बात करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, अब स्टीरियो नहीं, क्योंकि स्टीरियो वाइज तो आंसर अलग है, अभी स्टीरियो की बात करना बेमानी है, ठीक है। तो 3 इज दी राइट आंसर। तो 3 स्ट्रक्चरल, तो ऐसा एक सवाल आता है, बात समझ में आ गई। स्टीरियो बता दो, अरे कौन सा समझ में आ रहा है स्टीरियो यार, स्टीरियो बता दो सर, ले बता देता हूं, मेरे को तो आता है। ये D+L 2 बनेगा, ये E+Z 2 बनेगा, ये एक बनेगा, तो टोटल 5 बनेगा। अब क्या समझ में आ रहा है तेरे को D+L, ऑप्टिकल लगेगा, बिना ऑप्टिकल के कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए स्टीरियो की बात ही मत करो अभी, बिना स्टीरियो के अपन बात ही नहीं कर सकते।
अभी केवल ज्योमेट्रिकल पढ़ा है, जबकि एक्चुअल में बड़ी चीज होती है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब लगेगा, तब एक्चुअल आंसर्स आएंगे। ये देखो एक सवाल आ गया, सर ये डी क्या है? कुछ नहीं है बेटा, भूल जा, कुछ नहीं, मैंने लिखा ही नहीं, कहाँ है डी? है ही नहीं डी। तो हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया, आई थिंक आ गया होगा। तो अभी तो सिंपल सिंपल क्या भैया, H2 ऐड कर दियो, दैट्स इट। उल्टा पूछे तो स्ट्रक्चरल ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपको पूछेगा ही नहीं 11th में या KPY में। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो यारों, फिर आगे बढ़ेंगे। अब लगभग सभी लोग सही आंसर देना, स्ट्रक्चरल ही आंसर देना आपको, स्टीरियो की बात ही नहीं कर रहा मैं। बता दो फटाफट, कम से कम ये तो सही करो सब लोग। कितने? ये लास्ट स्लाइड बेटा। हाँ जी, कितने? देखो डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, और यहां लग सकता है, दैट्स इट। यहां या यहां तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना, यहां पर डबल बॉन्ड लगाओ या यहां लगाओ, आइडेंटिकल हो गया। ये और ये अलग अलग है, क्योंकि ये है 2 मिथाइल ब्यूट 1 और ये भी है, नहीं ये है 3 मिथाइल ब्यूट 1, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो 1 2 और 3, टोटल 3 बनेंगे। 4 कहां से बन रहे हैं? हम्म, बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चंस मैंने जीओसी में भी कराए थे, लेकिन उसके आप उसके बाद भी आप हालत देखो यार, उसके बाद भी हालत ये कि अभी दोबारा करा रहा हूं तो भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहे कई लोगों के, उसमें भी डाउट है, जबकि ये तो जीओसी में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। हम्म, आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ये नई रिएक्शन है प्रिपरेशन की। सेकंड इज वुड्स, ये KPY में आती है यार, KPY फेवरेट है ये वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन क्या है बच्चों, पहचानना कैसे है पहले। जब भी आपको कोई RX देता है, एलिफेटिक हलाइड, और इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से करवाते हैं, सोडियम ड्राई ईथर, तो RR अलोंग विद NX ये बनता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसके एफएन बर्ड्स कैसे हैं, क्या हैं, वो समझिए। पहले तो मैकेनिज्म देखिए, ये रिएक्शन हुई, लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे उसको समझना है, उस समझ को हम कहते हैं मैकेनिज्म। याद करिए मैंने शुरुआत में जीओसी में बताया था मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो सब चीजें इसीलिए पढ़ाई थी। तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है, बट ये रिएक्शन हुई कैसे समझना है, तो मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं कि ये कैसे हुई होगी, इसका क्या प्रपोजल है, समझिए, थोड़ा सोचते हैं। RX, R मतलब कार्बन है यहाँ, तो X हेलोजन है, तो कार्बन हेलोजन में हेलोजन ज्यादा लालची है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X की तरफ शिफ्टेड होगी, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो CX बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम से करा रहे हैं। सोडियम की आदत जीओसी में मैंने बताया, सोडियम हमेशा क्या कहता है, सोडियम पोटेशियम, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, बताया था मैंने। ये सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281। अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करें, या तो 7 कोई दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन कोई देना नहीं, तो फिर सोडियम की आदत क्या होती है भैया, वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद करता है। तो ये बात मैंने सोडियम की आपको पहले भी बताई थी जीओसी के वक्त, तो ये बातें बड़ी काम आती है। तो सोडियम की हमेशा आदत क्या, अरे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। तो जब आप इसको सोडियम से ट्रीट करोगे तो सोडियम क्या करेगा, वो तो तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अच्छा, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो उसने रिलीज करा, ये किसको मिलना है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हल्की नजर आ रही है उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इन जनाब को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा हूं तो सिंगल हाफ एरो लगा रहा हूं, तो क्या हुआ, ध्यान देना, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स ज्यादा लालची है तो वो लेके जा रहा है, तो एक्स एज ए नेगेटिव जा रहा है। अब एक्स अगर नेगेटिव जा रहा है तो आर प्लस बनना चाहिए, आर प्लस बनना चाहिए, लेकिन आर प्लस नहीं बना क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला मिल गया, तो यहां पर बना आर डॉट, देखो फ्री रेडिकल बन गया। तो फ्री रेडिकल कैसे बना, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना, इसको बोलते हैं सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर मैकेनिज्म, सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो सोडियम क्या करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिला होता तब तो वो कार्बोकेटायन बना होता, बट कार्बोकेटायन नहीं बना, एक इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम का मिल गया, तो बन क्या गया, आर डॉट। और देखिए अगर आर डॉट बन गया उसके बाद तो आपको कहानी पता ही है, आर डॉट क्या करेगा, अपने से एक और भाई का वेट करेगा। तो यहां कर रहा हूं ट्वाइस 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 ट्वाइस, और ये दो आर मिलकर डाइमराइज होंगे एंड दे गिव द आंसर आर आर। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। लेकिन अब बात आती है सर हमें मैकेनिज्म से करना है क्या, नहीं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, करने कैसे होते हैं, पहले अपन उसको समझते हैं, उसके बाद कॉपी करना, अभी कॉपी नहीं करना। समझो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, केवीपीवाई हो, स्कूल एग्जाम हो, क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं बेटा एग्जाम्स के अंदर, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा। ये देखो, अब आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि वुड्स होती क्या है, यहां पर याद रखने वाला मामला होता है। वुड्स होती क्या है, जब कोई आरएक्स आपको नजर आए, सोडियम ट्राइथर नजर आए, भैया वुड्स है, आपको क्लिक होना चाहिए कि ये वुड्स है। अच्छा इसको देखिए क्लिक हो गया, वुड्स है। करते कैसे हैं रिएक्शन, तो इसमें सीधा सीधा क्या, ये जो एक्स है इसको हटा दो, एक्स को हटा के रिमेनिंग पार्ट पे रेडिकल बनाइए। ये रिमेनिंग पार्ट क्या, CH3CH2, तो एक्स हटाइए और रेडिकल बनाइए, तो CH3CH2 डॉट। हमने वो बात याद ही नहीं रखी कि ये रेडिकल बनता कैसे, वो तो मैकेनिज्म में देख लिया ना, हमें उसका करना क्या है, बस रेडिकल बनता है इतना पता है। तो CX बॉन्ड तोड़ के हम तो कार्बन पे रेडिकल बना देते हैं। अच्छा रेडिकल का क्या करना है, अभी जो सीखा वो करना है। क्या करते हैं रेडिकल का, इसका क्या करोगे, डिस्प्रोपोर्शन करोगे, डायमराइजेशन करोगे। मेजर कौन सा होता है, डायमराइजेशन, तो डायमराइजेशन करवा दो, एन ब्यूटेन विल बी दी करेक्ट आंसर, मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई, समझ में आया कैसे। तो अभी नोट नहीं करना, प्रॉपर नोट्स बाद में बनाना, पहले अभी समझिए, ओरली आंसर देने की कोशिश करिए। जैसे ये तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, मान लो एक स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। जैसे तुम्हारे सामने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सोडियम ट्राइथर आया, इसका आंसर क्या आएगा बता सकते हो, रफ में सॉल्व करो। बिल्कुल अब सही जा रहे हो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो वुड्स पहचान में आ जाएगा, RX सोडियम ट्राइथर दिखा, अरे वुड्स है, वुड्स में सर ने क्या बताया, CX बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल बनाते हैं, तो रेडिकल बना, रेडिकल का क्या करना है, कुछ नहीं, डायमराइजेशन ले, तो जो हमने सीखा वो काम आ गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जैसे मान लो स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल 3, सोडियम ट्राइथर, बताओ भैया क्या बनेगा, एन हेक्सेन, बिल्कुल शाबाश, ये डायमराइज होगा, तो एन हेक्सेन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो आंसर दिखने लगा ना, ओरली आंसर दिखने लगा, 2 2 4 और 2 6, ऐसे। और देखो एग्जाम्पल नंबर 4, अब सुनो, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आया MECl प्लस EtCl और सोडियम ट्राइथर, मान लो ऐसा आया, घबराना नहीं, घबराना नहीं, कोई बात नहीं, दो टाइप के RX हमें दिए, तो दो टाइप के रेडिकल बने होंगे। एक रेडिकल बना होगा तुम्हारा क्या, CH3 डॉट, एक रेडिकल बना होगा तुम्हारा क्या, CH3CH2 डॉट। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, डायमराइज होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, भैया ये दोनों डायमराइज हो जाए तो प्रोपेन आंसर होगा, ये खुद ही डायमराइज हो जाए तो इथेन आंसर होगा, ये खुद ही डायमराइज हो जाए तो एन ब्यूटेन आंसर होगा। और ससुर है, डायमराइजेशन में भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, अरे यार अगर डायमराइजेशन में ही एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जो हमने सोचा था, हमने सोचा था कि ये दोनों मिलकर प्रोपेन बनेगा मेन, उसकी यील्ड तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। अभी तो हमने डिस्प्रोपोर्शन तो काउंट ही नहीं किया है, केवल डायमराइजेशन ही अगर 3 मिल रहे हैं, फिर डिस्प्रोपोर्शन अलग, तो आप सोचिए जो आपने सोचा था उसकी यील्ड कितनी कम मिलेगी। इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड से ये बनता है कि वुड से एल्केन प्रिपेयर होती है, बट किस टाइप की एल्केन आप बनाना पसंद करते हैं, किस टाइप की एल्केन बनाना पसंद नहीं करते। तो आप वो वाली एल्केन बनाना पसंद नहीं करते वुड से जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली एल्केन आप बनाना चाहोगे, जैसे प्रोपेन आपने सोचा कि प्रोपेन बना लो, तो आपको दो अलग अलग टाइप के आरएक्स लेने पड़ेंगे, और दो अलग अलग टाइप के आरएक्स अगर आप लोगे तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, उस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की वजह से डिजायर्ड प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड कॉम्प्रोमाइज होगी। जैसे किसी को एन ब्यूटेन बनाना है, एन ब्यूटेन बनाना है मान लो,
वुड से, तो एनब्यूटेन आराम से बना लेगा। एनब्यूटेन बनाने के लिए उसको आरएक्स कौन सा लेना है, एक ही टाइप का आरएक्स लेना है, ईटीएक्स लेना है। ईटीएक्स से एक ही टाइप का रेडिकल बना, उस एक टाइप के रेडिकल के डायमेराइजेशन से एनब्यूटेन आंसर आ गया। लेकिन अगर उसको प्रोपेन बनाना है, दो अलग टाइप के आरएक्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने तुमसे पूछा वुड से तुम पेंटेन बनाना पसंद करोगे क्या, पेंटेन बताओ, पेंटेन एन पेंटेन बनाना पसंद करोगे क्या वुड से, एन पेंटेन? ट्राई करते हैं एक बार, एन पेंटेन ट्राई करते हैं। एन पेंटेन, मान लो वुड से अपने को एन पेंटेन बनाना है, एन पेंटेन। अगर एन पेंटेन बनाना है तो दो अलग अलग टाइप के आरएक्स लेने पड़ेंगे। दो अलग अलग टाइप के आरएक्स क्या क्या हो सकते हैं भैया? तो मुझे लगता है ये दिख रहा है, तो ईटीएक्स लो, और दूसरा बचा हुआ कितना, 3 कार्बन, ये लो, और सोडियम ड्राई ईथर। अब अगर ये लेते हो तो भैया यहाँ डॉट मिलकर ये बनेगा, लेकिन 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 साथ में और भी तो बनेंगे, क्योंकि आपके दो टाइप के रेडिकल दिख रहे हैं, CH3 CH2 डॉट दिख रहा है, और एक ये वाला दिख रहा है। तो या तो इन दोनों से एन पेंटेन बन जाए, या फिर और भी तो पॉसिबिलिटी है, ये सेल्फ तो बता सकते हैं, ये सेल्फ अगर होता है तो क्या बनेगा, ये सेल्फ होता है तो क्या बनेगा। तो इसके साथ अलोंग विद दिस और क्या क्या बनेंगे डायमेराइजेशन में, एक तो एन ब्यूटेन बना, एग्रीड, और हेक्सेन, बिल्कुल एन हेक्सेन, हाँ सही है। तो एन ब्यूटेन बना सर, और एक एन हेक्सेन बना सर, बिल्कुल, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं बच्चों, वुड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो मैं यहां पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं। व्हेन alkyl halides are treated with sodium dry ether, result formation of हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या, with the help of Woods reaction alkanes which are symmetrical with even number of carbon atoms can be synthesized in good yield, ठीक है। चलिए, अरे ये एक अच्छा आया, एक बिटिया ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सर वाई ड्राई ईथर, ये अच्छा सवाल है। बेटा देखिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से पता है, जीओसी आपने पढ़ लिया। अगर सोडियम को मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मतलब पानी, तो अगर पानी मिला तो भैया सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, जो आरएक्स के कार्बन को मिलना चाहिए, वो ससुरा हाइड्रोजन ले जाएगा, और H2 छू, इसीलिए ड्राई होना जरूरी है, मॉइस्चर नहीं, ठीक है। ये भी एक अच्छा सवाल है कि सर ये क्लोरोइथेन होगा कि इथाइल क्लोराइड। देखो अगर कोई आईयूपीएसी पूछे तो क्लोरोइथेन, और नाम पूछे तो क्लोरोइथेन भी नाम है, इथाइल क्लोराइड भी नाम है। जैसे होता है ना, मेरा आईयूपीएसी है कमल, घर का नाम है बंटी, तो कोई पूछे नाम क्या है, बंटी और कमल, कोई पूछे आईयूपीएसी क्या है, कमल। समझ में आई बात? एक बोल रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दो एल्काइलाइड क्यों ले रहे हैं। चल ठीक है, एक ही एल्काइलाइड ले लेते हैं। तेरा मन क्या कर रहा है कि एन पेंटेन बनाने के लिए एक ही एल्काइलाइड लेते हैं, ठीक है ये ले, चल एक ही एल्काइलाइड लेते हैं। दो मतलब एक ही एल्काइलाइड ले, ये ले, एन पेंटेन बनाना है सोडियम ड्राईथर से, तो तुम कह रहे हो एक ही एल्काइलाइड लेते हैं, ले ले बेटा ले, एक ही ले ले, ये ले। अब बता, इससे ये बन जाएगा एन पेंटेन? बता ना, जिसने डाउट पूछा मुझसे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को, दो क्यों ले रहे हैं, तो फिर ये क्या थोड़ा कॉमन सेंस भी अपने पास है कि नहीं है? तो इससे ये बनेगा क्या, इससे तो वो 10 कार्बन का बनेगा, एन पेंटेन कैसे बनेगा? चलो एक एक
जनाब कह रहे हैं सर ये आपने इधर से क्यों तोड़ा, सर आप इधर से तोड़ दो, चल ठीक ले यहां से तोड़ दे। तुम जहां से बोलोगे मैं तो वहां से तोड़ दूंगा, तुम कहोगे दिल तोड़ दो मैं दिल तोड़ दूंगा, क्या रहे तुम कहो तो सही, ये ले तोड़ दे, यहां से तोड़ दे, यहां से मन कर रहा है तोड़ दे। क्या एक बना CH3Cl और दूसरा बना ये ले। अब इससे भी क्या एन पेंटेन बनेगा? अरे ये भी अगर तुम लेते हो मतलब तुम कुल मिला के दो डिफरेंट टाइप के आरएक्स लेने पड़ेंगे ना, और दो डिफरेंट टाइप के आरएक्स लोगे तो भंडारा भंडारा भंडारा। ठीक है, तो अपने को भंडारा नहीं करना है वुड्स में, इसीलिए कंक्लूड करूंगा वुड्स में हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम को तो आराम से सिंथेसाइज कर लेते हैं, बट ऑड वाले को हम लोग नहीं कर पाते अच्छी यील्ड में। अरे दिल की बात हुई तो कुछ बच्चे इमोशनल हो गए। चलो चलो अब छापो भैया, कहां से छापोगे? छापो फटाफट, अब छापने का काम तुम्हारा। देखो एक बच्चा कह रहा है सर हाइड्रोकार्बन कितने लेक्चर चलेगा, आप बच्चे जवाब दे सकते हैं क्या उसको, कितने लेक्चर चलेगा? ये देखो 11th क्लास में ये चलेगा 4 से 5 लेक्चर, अभी तो लेक्चर में बताया मैंने कि हाइड्रोकार्बन 11th में 4 से 5 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। और 12th क्लास में ये 25 से 28 लेक्चर में चलेगा। उसके बाद भी पूछा सर कितने लेक्चर चलेगा, सब नींद में हो यार कुल मिला के, क्या क्या रे नींद में, तुम क्या पूरी जगत ही नींद में है यार। जो जाग गया वो तो बुद्ध हो जाता है, तो बुद्ध तो जागा हुआ है, हर वक्त जागा हुआ है, बाकी तो सब सो रहे हैं। नोटेड। छाप लो फटाफट। कोई बात नहीं, 5 सेकंड में अगर कॉपी नहीं कर पाते तो 5 सेकंड में स्क्रीनशॉट अपन ले सकते हैं, कॉपी इवनिंग में कर लेंगे, उसमें क्या है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स तुम लोग ट्राई करो फटाफट जल्दी से। सोडियम ड्राई ईथर। बच्चों एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात और, एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे जैसे यार ये वाला क्वेश्चन आया, सपोज RBr RCl दोनों है और 2 इक्विवेलेंट है। यार इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी अलग एनर्जी लगनी है, इस बॉन्ड को तोड़ने में अलग एनर्जी लगनी है, तो मुझे आप बता सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? अगर मैं बोलूं RI RBr RCl और RF, बता सकते हो कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? यार उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा जिसमें ओवरलैप उतना अच्छा नहीं हुआ। ओवरलैप किसमें अच्छा नहीं हुआ? डिसिमिलर एटॉमिक साइज, रानी मुखर्जी खली, डिसिमिलर एटॉमिक साइज। तो भैया आई और आर, तो डिसिमिलर एटॉमिक साइज, तो ओवरलैप अच्छा नहीं हुआ। ओवरलैप अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा। इजीली टूटेगा तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। इसका मतलब CBr और CCl में पहले रेडिकल कहां बनना पसंद होगा, कौन से बॉन्ड को तोड़कर रेडिकल बनना पसंद होगा? Br वाला। तो ये वाला बॉन्ड इजीली टूटेगा पहले, तो यहां पर अगर ये 2 इक्विवेलेंट है तो ऐसे कैसे 2, और फिर इनको जोड़ दो, ऐसा। लेकिन 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 अगर मान लो 1 इक्विवेलेंट ही दिया, अब क्या करें? ये 1 इक्विवेलेंट ही दिया, उस केस में तो भैया यहां पर डॉट, और 1 इक्विवेलेंट है तो भैया फिर यहां भी डॉट, तो उस केस में आंसर क्या होगा बच्चों?
ये अगर वन इक्विवेलेंट ही है, दो है ही नहीं, तो यहां भी डॉट बनेगा, यहां भी डॉट बनेगा, और ये बेचारे दोनों मिलके फिर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो दिस विल बी दी आंसर। चलो चलो कोई नहीं, ये भी ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं यार। छाप लिया? अरे ब्रिज तो बाद में बना है यार, ये ब्रिज थोड़ा ना, अभी ब्रिज तो कंबाइन होने के बाद में बना है। नहीं बेटा, अगर टू इक्विवेलेंट है तब तो अलग अलग एनर्जी के साथ है, तो पहले ये निकलेगा, उसके बाद में ये का ही डायमराइज हो गया, क्योंकि टू इक्विवेलेंट है। वन इक्विवेलेंट अगर है, मतलब पहले ये हट के रेडिकल बना, दूसरा रेडिकल ही नहीं है, तो फिर बेचारा ये भी टूटा, एक और रेडिकल बना, तब तो क्लब होंगे, वरना क्लब कैसे होंगे? चलो अब एक काम करते हैं, स्लाइड शो आ रहा हूं, स्लाइड शो। बेटा अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे फोन पे बात कर ले, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना? अभी इसके बाद में फोन लगा ले, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन रह गया, अभी देखते हैं। हाँ जी, स्लाइड शो पहले फटाफट देख लो जरा, स्लाइड्स स्क्रीनशॉट ले लो। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बच्चों अगले लेक्चर में मैं एल्किन खत्म करके एल्किन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ हाइड्रोकार्बन आज स्टार्ट किया है, समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम चलेंगे। स्कूल से तो ज्यादा ही पढ़ेंगे, मेरा टारगेट है कि केवीपीवाई में जैसा आता है वैसा तुम्हें पढ़ा दूं। तो ये जो एग्जांपल्स है ना लास्ट वाले दोनों, ये केवीपीवाई में पूछे हुए हैं, राइट? चलो, और कोई डाउट है तो मेरा मोबाइल नंबर है ही, आप लोग फोन लगा लेना मुझे 1 बजे के, 12:30 बजे के पहले पहले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन रह गया, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन रह गया? अरे अच्छा, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, ये ले, इसको भी सॉल्व कर ही देता हूँ, कुछ नहीं है, ये ले। तो ये मत सोचना मुझे नहीं आता है, ठीक है? तो ये नहीं सोचना कि सर आपको नहीं आता है क्या। बाय।